नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों की परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा रहने वाला है। और इसके पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट होता है वह 50 प्रश्नों का होता है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, जो बाद में आ रहे हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सारे प्रश्नों को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की क्लास का पहला प्रश्न, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न करते हैं, जो आप लोगों की स्क्रीन पर सामने है। आई होप सभी प्यारे मित्र अभी तक आपने अपने टीटी फैमिली से ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। पहला प्रश्न है, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। पहला प्रश्न में हमारा पूछा जा रहा है दोस्तों कि वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है? थाइमस, यकृत, थायराइड या अग्नाशय ग्रंथि की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि वयस्क मानव में जो ग्रंथि हमारे सबसे बड़ी होती है वह यकृत की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकृत लीवर की बात करते हैं। यकृत से प्रतिदिन दोस्तों 600 से लेके 1000 मिली पित्त का स्त्रावण होता है, जो भोजन में उपस्थित वसा को पचाने में सहायक होता है। कुत्ते की जीभ के आकार की भी अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के नीचे प्लीहा से ग्रहणी सी आकार की होती है। किस आकार की? सी आकार की होती है। वक्र तक यह फैली होती है और एक मिश्रित ग्रंथि कहलाती। कौन सी ग्रंथि कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी कहलाता है। जी, जो 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी होता है वह डाउन सिंड्रोम कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम, दांत कोशिका अरक्तता या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। तो 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी जो कहलाता है वह आपका डाउन सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, ट्राइसोमी जो होता है, किसी गुणसूत्र के समजात युग में 2 की जगह जो है कितने गुणसूत्र होते हैं? 3 गुणसूत्र। 2 की जगह जो है 3 गुणसूत्र के कारण होता है और मानव में ट्राइसोमी सिंड्रोम उत्पन्न करती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम जो होता है वह 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, 3 स्त्री थाइमस मुख्यतः संबंधित है शरीर के तापक्रम के नियंत्रण से, शरीर के वृद्धि के नियंत्रण से, प्रतिरक्षी कार्य के लिए, थायरोट्रोपिन के स्त्रावण से। तो आपका स्तनी जो थाइमस है मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो ये आपके प्रतिरक्षी कार्य से संबंधित हो जाता है। देखिए दोस्तों, थाइमस ग्रंथ से थाइमोसिन हार्मोन स्थापित होता है और यह हार्मोन लिम्फोसाइट्स को जीवाणुओं तथा प्रतिजीवों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार शरीर में सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सहायता करता है। तो प्रतिरक्षी कार्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? आर.एच. व्हिटेकर, पाश्चर, आइंथोवन या थॉमस एडिसन की बात करेंगे। तो अंतःस्रावी विज्ञान का पिता जो कहलाता है वह आपका थॉमस एडिसन की बात करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैलपीघी नलिकाएं जो होती हैं कीटों के उत्सर्जी अंग हैं, मेढक के उत्सर्जी अंग हैं, कीटों के श्वसन के अंग हैं या कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो मैलपीघी जो नलिकाएं होती हैं वह आपके कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पॉलिप अवस्था अनुपस्थित होती है हाइड्रा में, आरेलिया में, फाइसेलिया में या अबेलिया में होती है। तो पॉलिप अवस्था जो अनुपस्थित होती है तो आपके किस में होती है? आपके आरेलिया में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। विटामिन के की बात करेंगे रुधिर के थक्का जमने के लिए। देखिए, हमारे सिम्टम्स ऐसे कुछ बॉडी में पाए जाते हैं, कहीं भी आपका ब्लड इसका भी निकल रहा है तो अपने आप वह विटामिन के की उपस्थित होती है, जिसके कारण वो अपने आप जम जाता है, जिससे वो अपना रास्ता बंद कर लेता है।
अगला प्रश्न है शिस्टोसोमा का मध्य परपोषी जो होता है वह स्नेल होता है, मच्छर होता है, घरेलू मक्खी होती है या भेड़ होती है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यह दोस्तों शिस्टोसोमा का मध्य जो परपोषी होता है वह आपका स्नेल होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण या मेटास्टेसिस की बात करेंगे। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर दें वह हमारा क्या कहलाता है? तो वह हमारे कहलाते हैं कायांतरण। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्पार्शानुचलन आपका थिग्मोटेक्सिस किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा इन तीनों द्वारा दर्शाई जाती है, लेकिन आपके एस्केरिस द्वारा नहीं दर्शाई जाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा हुआ होता है कंडरा द्वारा, स्नायु द्वारा, पेशी द्वारा या उपास्थि द्वारा जुड़ा होता है। तो खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा हुआ होता है किसके अकॉर्डिंग? तो स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न इनमें से कौन जो है आपका पारदर्शी ऊतक है? कंडरा, तंतुकीय उपस्थि, हाइलिन उपस्थि या ये सभी की बात करेंगे। तो इनमें से आपका जो पारदर्शी ऊतक उपस्थित होता है वह आपके हाइलिन उपस्थि होता है। कचाभ या प्रभासी उपस्थि की मैट्रिक्स पारदर्शक, साफ एवं हल्के नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है? क्या वह मेढक है, मछली है, काकरोच है या केचुआ है? तो ऐसा जंतु जो श्वसन के अंग के बिना ही करता है और वह कहलाता है केचुआ। जहाँ दोस्तों केचुए में विशेष श्वसन अंग नहीं होता है, यद्यपि इसमें वायवीय श्वसन होता है। त्वचा केचुए में श्वसन के लिए धरातल बनाती है और कीटों तथा अन्य अर्थोपोड जंतुओं में श्वसन श्वसनाल द्वारा होता है। जलीय प्राणी जैसे मेढक या भेक शिशु व मछली इसमें श्वसन क्लोमो द्वारा होता है। गिल्स। अगला है फेरिटिमा में पट किन खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं? पहले चरण खंडों के बीच, 4/5 से 8/9 के बीच, 5 से 6, 7, 8 या 7, 8, 6, 7। तो जो आपका फेरिटिमा के पट होते हैं वह कितने खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं? तो वह आपके पहले 4 खंडों के बीच। केचुए का शरीर समान खंडों में विभाजित होता है जिनकी संख्या लगभग 100 से 120 तक होती है। प्रत्येक 2 खंडों के बीच एक पट होता है और पहले 4 खंडों में पटों का अभाव होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एलएच तथा एफएसएच को संग्रहित रूप से कहते हैं ऑक्सीटोसिन, सेमेटोट्रोपिन, लेटियोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिन। तो जो आपका एलएच एफएस को संग्रहित रूप में जो कहा जाता है वह आपका गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेढक के हृदय में हृदय पेशियां जिन तंतुओं की बनी होती हैं उन्हें पुरकेंजियू का तंतु कहते हैं, माइन्यूमा कहते हैं, टिलोडेंडिया कहते हैं, कोलमनी कार्नी कहते हैं। तो मेढक के हृदय में हृदय पेशियां जिन तंतुओं की बनी होती हैं उन्हें जो कहा जाता है पुरकेंजिय तंतु कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फेरिटिमा पोस्थुमा का मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? 14वें, 16वें, 18वें या 15वें खंड में? तो फेरिटिमा पोस्थुमा का जो मादा जनन छिद्र होता है वह किस खंड में स्थित होता है? वह खंड आपका 14वें खंड में स्थित होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में, अमाशय में, यकृत में, आहार नाल में। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं।
दोस्तों लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जी हाँ, वह आपके अग्नाशय में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं कहलाते हैं? जैवतापी, असमतापी, आलिगोतापी या समतापी की बात करते हैं। वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं समतापी, क्योंकि जब तापमान स्थिर है तो समतापी यानी समान ताप की बात करते हैं। अगला निम्न में से कौन सा सही मिलाया गया है? एपी कल्चर मधुमक्खी, पिसी कल्चर सिल्क मॉथ, सेरी कल्चर मछली, एको कल्चर मच्छर। देखिए हमारा जो सही मिलान यहाँ पे बनाया गया है वह कौन सा हो जाएगा? वह आपका एपी कल्चर मधुमक्खी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पंजों को निम्न में से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के बनाने योग्य होती है? थीसोसाइट, पिनेकोसाइट, नीडोसाइट या आर्कियोसाइट की बात करते हैं। तो स्पंजों इनमें से जो कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के योग बनाने या बनाने की योग्य होती है वह हमारी कहलाती है आर्कियोसाइट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न ले रहे हैं, आरएच कारक उपस्थित होता है सभी कशेरुकों में, सभी स्तनियों में, सभी सरीसृपों में, मनुष्य तथा रिसस बंदर में। तो आरएच जो कारक उपस्थित होता है वह आपके किस में होता है? तो वह आपके मनुष्य तथा रिसस बंदर में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, काकरोच में लार्वा तथा लिम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए या रखे जाते हैं? आपके एक डाइसोन द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा, पैरोटिड ग्रंथि द्वारा या किशोर हार्मोन द्वारा। तो काकरोच में लार्वा तथा लिम्फ के गुण किसके द्वारा जो बनाए जाते हैं? तो ये आपके किशोर हार्मोन द्वारा बनाए जाते हैं। काकरोच की अग्रवक्षी ग्रंथि की सक्रियता का नियंत्रण कार्पस एलेटम नामक ग्रंथि द्वारा किया जाता है और कार्पस एलेटम से निकलने वाले जो हार्मोन को किशोर हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जब आपातकाल की स्थिति आती है अपनी बॉडी में तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एल्डोस्टेरिन, थायरोक्सिन, एड्रिनेलिन या कैल्सिटोनिन की बात करेंगे। तो जहाँ पर भी आपातकाल का समय दिया हो इसमें हार्मोन स्रावित की बात की जाती हो वह हमारा कहला जाता है एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और यह संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। इसलिए वाल्टर कैनन ने इसे संकटकालीन हार्मोन कहा है। किसने कहा है? प्रश्न आ गया, इस संकटकालीन हार्मोन किसने कहा है एड्रिनेलिन को? तो आपके वाल्टर कैनन ने कहा है। अगला प्रश्न है, ल्यूकोसाइट इनमें से किसे अधिक मात्रा में रखती है? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स या मोनोसाइट्स की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट इनमें से किसे अधिक मात्रा में रखती है? और वह हमारी कहलाती है न्यूट्रोफिल्स। श्वेत कणिकाएं जो होती हैं WBC, जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इनके मुख्यतः दो समूह होते हैं। पहला समूह हमारा होता है अकणिकामय जो कि 30% होता है और दूसरा होता है कणिकामय जो कि 70% होता है। अकणिका 30% और कणिकामय जो होता है 70% होता है। दोनों चीज़ों को आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है, एन एमनियोटा जो समूह में होता है किस समूह में होता है? सरीसृप एवं पक्षी, पक्षी एवं स्तनी, मछली एवं एम्फीबियंस या सरीसृप एवं स्तनी की बात करते हैं। तो एन एमनियोटा जो समूह होता है आपके मछली एवं एम्फीबियंस में होता है। एमनियोन सरीसृपों, पक्षियों तथा स्तनधारियों के भ्रूण को बाह्य झिल्ली होती है जो एमनियोन होता है और जिन कशेरुकों में एमनियोन नहीं पाई जाती है उन्हें एन एक्नियोटा समूह में रखा जाता है, जैसे मछली और उभयचर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन जो है मानव में अवशेषी नहीं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पुच्छ, कशेरुका,
परभक्षण, परजीविता, ये तीनों मानव में अवशेषी हैं, लेकिन जो नाखून है यह आपका अवशेषी नहीं। दोस्तों, जीवधारियों में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और ना ही शरीर में इनका कोई कार्य होता है, लेकिन जीवधारियों के पूर्वजों में ये अंग जो है पूर्ण विकसित थे और कार्य भी करते थे। तो ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे निमेषक पटल, पुच्छ कशेरुका, कमिरूक परिशेषिका की बात करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। अगला के निम्न में से कौन सा आपका आर्निथीन चक्र का अंश नहीं है? आर्निथीन, सिट्रुलिन एवं एलेनिन की बात करेंगे। आर्थिनिन, सिट्रुलिन एवं आर्जिनिन की बात करेंगे। अमीनो अम्ल का प्रयोग नहीं होता है। आर्थिनिन, सिट्रुलिन एवं फ्यूमेरिक अम्ल की बात करेंगे। तो इनमें से आपका आर्थिनिन चक्र का अंश कौन सा कहलाता है? वह हमारा कहलाता है आर्थिनिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन की बात करते हैं। आर्निथीन चक्र या यूरिया चक्र जो होता है यह मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है, लीवर सेल्स में। और इस चक्र के मुख्य घटक आपके होते हैं आर्जिनियन, आर्जिनिन, आर्थिनीस और सिटुलिन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पेशी संकुचन तथा तंत्रिका आवेश संवहन के लिए महत्वपूर्ण होता है? देखिए, प्रश्न में हमारा बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया गया है। पेशी संकुचन तथा तंत्रिका आवेश संवहन के लिए जो महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है वह हमारा होता है कैल्शियम आयन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मारुला, गैस्टुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो 16 कोशिका या कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहला जाता है वह आपका मारुला कहला जाता है। भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था मारुला कहलाती हैं। यह ब्लास्टुला के बनने से पूर्व अंडधानी के विदलन की कोशिकाओं का समूह होता है और विदलन के समय कोई भी एक कोशिका ब्लास्टोमियर कहलाती है। अगला प्रश्न है अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है? श्वसन, उत्सर्जन, गमन या परासरण नियंत्रण की बात करते हैं। तो अमीबा में संकुचनशील धानी का जो कार्य होता है वह आपका परासरण नियंत्रण होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो कि एक त्रिस्तरीय और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यह अमीबा में उत्सर्जन तथा श्वसन दोनों का कार्य करती है। और अमीबा में गमन को होते हैं कूटोपादों द्वारा होता है। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? आपके कूटोपादों की बात करते हैं, कूटपाद की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कुप्फर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं यकृत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या थायराइड ग्रंथि में होती हैं। तो कुप्फर कोशिकाएं किस में उपस्थित होती है? आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे यकृत की बात करते हैं। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में उपस्थित होती है। इनका कार्य होता है रक्त कणिकाओं और जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या होता है? रक्त के जो इनका जो कार्य है रक्त कणिकाएं और जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। अगला प्रश्न है कंडरा तथा स्नायु विशेषीकृत हैं आपके, तंत्रिका ऊतक हैं, पेशी ऊतक हैं, एपिथेलियम ऊतक हैं या संयोजी ऊतक हैं। तो कंडरा तथा स्नायु जो विशेषकृत हमारी कहलाती हैं, कौन सी ऊतक कहलाती है? तो वह हमारी कहलाती संयोजी ऊतक। कंडरा तथा स्नायु जो होती हैं यह सघन तथा रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। कंडरा जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है और जो स्नायु होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी में जोड़ती है। तो दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है, कंडरा और स्नायु। कंडरा का कार्य क्या है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना। और स्नायु का कार्य क्या है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी में जोड़ना। तो दोनों चीज़ें आपको समझ लेना। अगला है संघ सिलेंट्रेटा का लाक्षणिक लार्वा कौन सा होल कहलाता है? प्लेनुला, सिस्टिस्कर्स,
रहब्डिटी फार्म या रेगुलर की बात करेंगे तो संघ सिलिंट्रेटा का जो लाक्षणिक लार्वा कहलाता है वह हमारा प्लेनुला की बात करेंगे। प्लेनुला लार्वा सिलिंट्रेटा संघ का विशेष लक्षण है। यह ऊतकी रूप से इस लार्वा में स्तंभी, बहिर्चर्मी, संवेदी, तंत्रिका एवं ग्रंथि कोशिकाएं, पेशी प्रवर्ध और दंश कोशिकाएं होती हैं। और जो आपका सिस्टी सर्कस टीनिया की तृतीय लार्वा अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, एस्कैरिस में सिलोम कहलाती है साइजोसिलोम, स्यूडोसिलोम, वास्तविक सिलोम, हीमोसिलोम की बात करेंगे। तो एस्कैरिस में जो सिलोम होता है वह हमारा स्यूडोसिलोम की बात करते हैं। यह वास्तविक देह गुहा नहीं होता है। यह देह गुहा उपकला द्वारा आश्रित नहीं होता। जनन एवं उत्सर्जी अंगों का इनका कोई संबंध नहीं होता। इसका विकास भ्रूण के कोरक गुहा में से होता है और इस आभासी शरीर गुहिका को कूट प्रगुहा कहते हैं। अगला प्रश्न है जो आप सभी के स्क्रीन पर है कि मोलस्का संघ में आंख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होती है जिसे कहते हैं आस्ट्रेकम, अपारकुलम, अमेटोफोर या आस्फ्रेडियम की बात करेंगे। तो मोलस्का संघ में आंख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होता है जिसे कहते हैं आपके अमेटोफोर कहते हैं। घोंघा या संघ मोलस्का, आपने नाम सुना होगा घोंघा। घोंघे के सिर पर एक जोड़ी छोटे व मांसल ठूंठ के समान वृंत या नेल कधर होते हैं जो दूसरी जोड़ी प्रत्येक स्पर्शक के पीछे स्थापित पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिलर के प्रयोग में निम्न में से किसका संश्लेषण हुआ था? अमीनो अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, यूवी किरणों का या माइक्रोस्फीयर का? तो मिलर के प्रयोग में किसका संश्लेषण हुआ है? तो वह कहलाता अमीनो अम्ल की बात करेंगे। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सन 1953 में, जी हाँ दोस्तों, 1953 में स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक पात्र में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प लेकर पात्र में वैद्युत प्रवाहित की जिसमें अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ। इस पात्र में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का जो अनुपात था, मीथेन का 1, अमोनिया का 2 और हाइड्रोजन का 2, 1:2:2 था। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अंतः शोषण किसके दौरान डायफ्राम होता है? ये डायफ्राम फैलता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखाता, संकुचित एवं चपटा होता है, शांत होकर गुंबद के आकार का हो जाता है। तो अंतः शोषण के दौरान जो डायफ्राम होता है वह आपका संकुचित एवं चपटा हो जाता है। अंतः शोषण के दौरान डायफ्राम संकुचित एवं चपटा हो जाता है, जबकि जो बहिःशोषण के दौरान यह फैल जाता है। बहिःशोषण के दौरान क्या होता है? फैल जाता है। पीनियल काय का कार्य क्या होता है? त्वचा के रंग को हल्का करता है, लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, यौनारंभ काल को नियंत्रित करता है या उपरोक्त सभी। तो पीनियल का जो क्या कार्य होता है? पीनियल का कार्य होता है त्वचा के रंग को हल्का करता है, लैंगिक व्यवहार को भी नियंत्रित करता है और यौनारंभ काल को नियंत्रित करता है। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया वो हमारा सही हो जाएगा। पीनियल का जो होता है, पीनियल जो बॉडी होती है यह स्तनधारी के मस्तिष्क के केंद्र के समीप पाई जाती है। इसमें मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं और मेलेटोनिन प्रकाश के प्रभाव को नियंत्रित करता है और यह लैंगिक व्यवहार एवं यौनारंभ काल को भी नियंत्रित करता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुर्गे का सिनस्त्रकम बना होता है 29 कशेरुकाओं का, 3 कशेरुकाओं का, 16 कशेरुकाओं का या 1 कशेरुका का बना होता है। तो मुर्गे का जो सिनस्क्रम बना होता है कितने कशेरुकाओं का बना होता है? तो वह हमारा कहला जाता है 16 कशेरुकाओं का। मुर्गे का जो सिनस्क्रम होता है वह 16 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें से उच्च कोटि के मोती किससे बनते हैं?
आपके पिंक टाडा रोडिंग, प्लेकुना ब्लास्टेंटा, पिंक टाडा मार्गेरिटिफेरा या पिंक टाडा मैक्सिमा की बात करेंगे। उच्च कोटि के मोती किससे बनते हैं? तो वह हो जाता है आपका पिंक टाडा मार्गेरिटिफेरा की बात करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी भाई बहन गृहिणी टीचर्स का, सभी कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों मानव में 45 गुणसूत्र एकल एक्स एक्सो असमानता विरूपता पैदा करती है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या एडवार्डस सिंड्रोम की बात करते हैं। तो मानव में 45 गुणसूत्र एकल एक्स एक्सो जो असमानता विरूपता पैदा करती है वह हमारी टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में व्यक्ति का गुणसूत्र संगठन जो होता है 44 प्लस एक्सओ होता है। लाक्षणिक रूप से ये स्त्री होती है किंतु इसके अंडाशय अविकसित होते हैं तथा ये सदैव बांझ होती हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे। व्यक्ति का गुणसूत्र संगठन 44 प्लस एक्सओ होता है। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है? B1, B2, नियासिन या कैल्सीफेरॉल। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता मतलब कमी किससे होता है? तो नियासिन निकोटीनिक अम्ल की बात करेंगे। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन निकोटीन अम्ल या विटामिन जिसे हम B3 बोलते हैं की कमी के कारण उत्पन्न होता है और यह सूजे ओंठ, हाथों एवं पैरों की मोटी एवं वर्णयुक्त त्वचा तथा चिढ़ द्वारा यह अभिलक्षित होती है। ये इसके रीजन है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टिफलिंग किससे संबंधित होता है? जो स्टिफलिंग दिया गया है यह रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, लाख कीट पालन या मत्स्य पालन। तो स्टिफलिंग किससे संबंधित होता है? तो यह आपके रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टिफलिंग रेशम कीट के कोकून खरीदते या प्राप्त करते ही यथाशीघ्र की जाने वाली जो सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य काकून के भीतर स्थित प्यूपा कोष के खोल के अंदर ही मार देना होता है ताकि वह कोकून खोल पर लिपटे रेशम तंतुओं को तोड़ ना सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है और इसमें आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों महिलाओं के लिए एक नया ओरल गर्भ निरोधक सहेली वैज्ञानिकों ने किस संस्थान में विकसित किया? CDRI लखनऊ, IISC बेंगलोर, CSCIR नई दिल्ली, ICSR नई दिल्ली की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। हो जाएगा CDRI लखनऊ। सहेली महिलाओं द्वारा प्रयुक्त स्टेरॉइड रहित मुख्य गर्भ निरोधक है जिसे CDRI लखनऊ में विकसित किया गया है। यह सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है जिसके बहुत ही कम दुष्प्रभाव होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्तव चक्र जो रजोधर्म के बाद आती है, लुटियल अथवा स्रावी अवस्था, पुटकी अवस्था, निषेचन या रोपण की बात करेंगे। तो आर्तव चक्र जो रजोधर्म किसके बाद आती है वह होता है आपके पुटकी अवस्था। मानव स्त्री में आर्तव चक्र या रजोधर्म के पश्चात क्रम प्रसारी या पूर्व अंडोत्सर्ग या पुटकी अवस्था आती है। यह रजोधर्म के अंत लगभग 5वें दिन से लेकर अंडोत्सर्ग लगभग 14वें दिन के बीच की अवधि होती है और इसके फलस्वरूप गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर की यह वृद्धि करता है। तो पुटकी अवस्था जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारे शरीर दैनिक लय का नियमन करने के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण कार्य करता है? मेलाटोनिन, थाइमोसिन, ग्लूकेगोन या ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं।
तो हमारे शरीर में दैनिक लय का नियमन करने के लिए जो हार्मोन महत्वपूर्ण कार्य करता है वह हमारा हार्मोन मेलाटोनिन कहलाता है। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह जंतुओं को सोने, जगने इत्यादि क्रियाओं की दैनिक लय को बनाए रखता है। तो हम बात करेंगे मेलाटोनिन की बात करेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा प्राच्यवर्ण नामक बीमारी होती है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, लीशमोनिया ब्राजिलेंस, लीशमोनिया क्रूजी, लीशमोनिया ट्रॉपिका। तो प्राच्यवर्ण बीमारी नामक बीमारी किसके कारण होती है, किसके द्वारा होती है? और वह कहलाता है लीशमोनिया ट्रॉपिका की बात करेंगे। ओरिएंटल शोर या प्राच्यवर्ण, प्राच्यवर्ण को ओरिएंटल शोर भी बोला जाता है। ये त्वचा के लीशमनियासिस की स्थिति में होती है और यह रोग लास्मिनिया ट्रॉपिका द्वारा उत्पन्न होता है। और अल्सर युक्त क्षतिग्रस्त त्वचा इस रोग का एक प्रमुख लक्षण होता है। कौन है प्रमुख लक्षण इसका? अल्सर युक्त क्षतिग्रस्त जो त्वचा होती है। अगला प्रश्न है कि हाइपोकेलिमा किस खनिज की कमी से होता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो जो आपका हाइपोकेलिमिया जो होता है यह किस खनिज कमी के कारण होता है? तो यह पोटेशियम खनिज कमी के कारण होता है। हाइपोकेलिमिया एक उपापचयी विकार है जो रुधिर में पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। थकान, कब्ज, पेशी कमजोरी, पक्षाघात इत्यादि इसके कुछ लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। लाल जंतुओं के लिए क्या सत्य नहीं दिया गया है? लाल तंतुओं के लिए क्या सत्य नहीं दिया गया है? ये पेशी में ऑक्सीजन का ग्रहण करने वाले लाल रंग के वर्णक होते हैं। पेशी में बहुतायत में माइटोकांड्रिया होते हैं। ये पेशियाँ एरोबिक पेशियाँ भी कहलाती हैं। इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है। तो लाल तंतुओं के लिए क्या सत्य नहीं दिया गया है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है, यह सत्य नहीं है। क्योंकि लाल पेशी तंतुओं में उपस्थित चिकनी अंतःप्रदपी जो जालिका होती है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सत्य नहीं दिया गया, बाकी सही दिए गए हैं। और आज सभी के लिए हमारे मॉक क्वेश्चन में प्रश्न दिया जा रहा है कि मादा ड्रोसोफिला के गुणसूत्र युग्म होते हैं। ZZ, XX, XY या ZW होते हैं। तो मादा ड्रोसोफिला में गुणसूत्र युग्म कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना, जो कि बहुत ही सरल और इजीली प्रश्न है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने स्कोर किया 50 में से, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य करना, फीडबैक करना है। बाकी 7 PM में हमारी पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो 7 PM में लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।